Welcome to Department of Political Science, Rajendra Memorial Women's College. I'm Assistant Professor Avinash Kumar. I'm going to teach you today about National Party and State Party in India and its role in Indian political system, or better to say, its role in Indian party system. जैसा कि भारतीय दलीय प्रणाली और दलीय प्रणाली बीए पार्ट 1 के पेपर 1 और पेपर 2 के अंतर्गत आता है, लेकिन भारतीय दलीय व्यवस्था के बारे में इसमें संक्षेप में पढ़ना है। अगर भारतीय राजनीतिक दल के बारे में डिटेल से पढ़ने के लिए बीए पार्ट 2 के सिलेबस में दिया गया है, तो उसको डिटेल से हम बीए पार्ट 2 में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल अभी पार्टी सिस्टम के अंतर्गत, इंडियन पार्टी सिस्टम के अंतर्गत अभी नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी का रिकॉग्निशन कैसे मिलता है इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो भारत में मौजूद किसी पार्टियों के उसके आम चुनाव, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव में परफॉर्मेंस के आधार पे उसको राष्ट्रीय पार्टी या राज्य स्तरीय पार्टी की मान्यता देती है। तो इस प्रकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज empowered with recognizing any party as a national or state party depends upon the performance of a particular party in Lok Sabha or state, or better to say विधानसभा elections। तो अगर बात करें कि क्या क्राइटेरिया, क्या शर्तें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा रखी गई है जिसके आधार पे भारत में मौजूद कोई भी दल राष्ट्रीय पार्टी बनेगी या राज्य स्तर की पार्टी कहलाएगी, तो अगर हम देखते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी की जो शर्तें, जो कंडीशंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा तय की गई है, तो उसमें अगर हम बात करें तो उसके द्वारा तय किए गए 3 शर्त हैं। अगर इन तीनों शर्तों में, इन तीनों कंडीशंस में अगर कोई एक शर्त कोई भी राजनीतिक दल पूरा करता है तो वो राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकती है और कर लेती है। जिसमें पहला जो क्राइटेरिया है, पहला जो कंडीशंस है, वो है यदि कोई पार्टी लोकसभा या विधानसभा इलेक्शन में 4 या उससे अधिक राज्यों में पोल्ड वैलिड वोट का 6% प्राप्त करता है और इसके अलावा किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा में 4 सीट को प्राप्त करता है, तो वो पार्टी राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त कर लेगी। दूसरा जो शर्त है, अगर कोई पार्टी 2% सीट जीतता है और ये सदस्य 3 अलग अलग राज्यों से चुन के आते हैं, तो भी वो दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर लेती है। जो अंतिम और जो तीसरा शर्त है, अगर कोई दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर रखी है, तो वो स्वतः ही राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर लेगी। अगर इन शर्तों को, इन क्राइटेरिया को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 1 सितंबर 2019 के नोटिफिकेशन में भारत में कुल 8 राष्ट्रीय पार्टी को बताती है, जिनके नाम निम्नलिखित हैं। जैसा कि आप पहला देख रहे होंगे, बहुजन समाज पार्टी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, नेशनल पीपल्स पार्टी। अभी
जो 1 सितंबर 2019 का नोटिफिकेशन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके हिसाब से कुल 8 राष्ट्रीय पार्टी हैं। लेकिन प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने जो बताया उसमें बताया कि कुल भारत में 7 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। वो जो 7 राष्ट्रीय पार्टियां 1 अप्रैल 2019 के नोटिफिकेशन के हिसाब से, सो ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ए पार्टी, the number of party may be included as a national party. So as we have seen in 1952 general Lok Sabha election, there were 14 national parties, and just in April, 1st April 2019, 7 national party. On 1st and the next, that is on 1st September 2019, the party number changed from 7 to 8. So it is the performance of party which makes a particular party national party or state party. So the number of national party vary according to their performance. और आज के संदर्भ में अगर 1 सितंबर 2019 के हिसाब से देखा जाए तो कुल 8 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। अगर इन पार्टियों को ध्यान से देखें तो हम 8 पार्टियां देख रहे हैं। जैसा कि हम बताएं, भारतीय दलीय व्यवस्था की एक गुण कैरेक्टरिस्टिक में मैंने बताया कि भारतीय दलीय प्रणाली में सभी तरह की दलीय प्रणाली मौजूद है। अगर सभी दलीय प्रणाली की बात करें तो यहाँ बात आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं, विचारधारा की बात कर रहे हैं। अगर विचारधारा के हिसाब से देखें तो आप समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका होगा, आप समझिए केंद्रीय विचारधारा, राइटिस्ट आइडियोलॉजी, लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी। तो इस हिसाब से अगर सेंट्रलिस्ट आइडियोलॉजी के रूप में इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को रखा जाता है, और राइटिस्ट पार्टी के रूप में बीजेपी को देखा जाता है, और लेफ्टिस्ट पार्टी के रूप में कम्युनिस्ट पार्टी जैसे कि आप देख रहे हैं कि सीपीआई और सीपीआईएम है, इनको रखा जाता है। तो इस प्रकार हम भारतीय पार्टियों को 3 कैटेगरी में रख सकते हैं। लेकिन ये कोई वाटर टाइट सिचुएशन नहीं है, सिर्फ 3 कैटेगरी नहीं हो सकते, इसके इर्द गिर्द भी पार्टियां हो सकती है। जैसे केंद्रीय आइडियोलॉजी वाली, केंद्रीय विचारधारा वाली जो पार्टी है वो अगर कांग्रेस है तो इससे जस्ट थोड़ा सा इतर विचारधारा रखने वाली पार्टी, जैसे आप देख सकते हैं बसपा, बहुजन समाज पार्टी, और दूसरी पार्टी जो है वो है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ये दोनों सेंट्रल लेफ्ट पार्टी है, जो बोल सकते हैं कि इनकी जो आइडियोलॉजी है कांग्रेस पार्टी और जो लेफ्टिस्ट पार्टी दोनों के बीच में है। तो इस प्रकार भारतीय जो पार्टियां हैं उनकी जो विचारधारा है वो अलग अलग है। तो राइटिस्ट, सेंट्रलिस्ट और लेफ्टिस्ट पार्टियों को इन 8 राष्ट्रीय पार्टियों में देखा जा सकता है, और इस तरह की विचारधारा राज्य स्तरीय पार्टियों में भी देखी जा सकती है। तो इन पार्टियों में जो सबसे जो डोमिनेंट पार्टी के रूप में अभी तक इंडियन पार्टी सिस्टम में दिख चुका है वो तो सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और कुछ समय के लिए अभी है बीजेपी, जो कि 2014 में शक्ति में आई अकेले एक पार्टी बहुत वर्षों के बाद सत्ता में, केंद्रीय सत्ता में अकेले सरकार बना पाई, और दूसरी बार 2019 इलेक्शन में भी अकेले अपने दम पे सरकार बनाई है। तो अगर ये दौर देखे 2014 से लेकर अगर 24 तक बीजेपी रूल करेगी तो ये वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम का एक गुण दिखा रही है इंडियन पार्टी सिस्टम के अंतर्गत बीजेपी के द्वारा। बाकी सब पार्टियां सत्ता गठबंधन में चलाई है। जिस प्रकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राष्ट्रीय दल और पार्टी के लिए कुछ क्राइटेरिया और कुछ कंडीशन रखी है, उसी तरह राज्य स्तरीय पार्टी के लिए भी कुछ शर्तें रखी हैं। ये सर 2019 में इलेक्शन कमीशन के द्वारा निर्धारित की गई है। तो उसमें जो पहला शर्त है वो अगर कोई पार्टी राज्य के विधानसभा के जनरल इलेक्शन में पोल्ड वैलिड वोट का 6% हासिल करता है, और इसके अतिरिक्त उस राज्य में या संबंधित राज्य में 2 सीट प्राप्त करती है, तो वो राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त कर लेगी।
अगर दूसरे क्राइटेरिया की बात करें तो अगर कोई दल लोकसभा चुनाव में उस राज्य में वैलिड पोल्ड वोट का 6% हासिल करता है और साथ में न्यूनतम एक लोकसभा सीट को भी प्राप्त करता है, तो वो राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त कर लेगी। अगर तीसरी शर्त की बात करें तो तीसरी शर्त में आप देख सकते हैं कि अगर कोई पार्टी विधानसभा चुनाव में कुल सीटों का 3% या 3 सीट, जो इन दोनों में से जो ज्यादा होगा उसको अगर प्राप्त कर लेता है तो वो राज्य स्तरीय पार्टी की मान्यता प्राप्त कर लेता है। अगर हम चौथे कंडीशन की बात करें तो चौथे कंडीशन अगर स्वतंत्र रूप से देखा जाए तो अगर कोई दल वहां मौजूद प्रत्येक 25 लोकसभा के ऊपर एक सीट को जीतता है या उसी अनुपात में अगर 25 से ज्यादा 50, 75 सीटें लोकसभा की हैं तो उसके अनुपात में 1:25 के अनुपात में अगर वो लोकसभा सीट हासिल करता है, जबकि उसमें उसी आधार पर रेशियो होगा 1:25, मतलब 25 में 1 लोकसभा सीट जीतता है, तो भी वो पार्टी राज्य स्तर की पार्टी की मान्यता प्राप्त कर लेगी। और जो अंतिम शर्त जो 2011 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जोड़ा गया था, वो शर्त ये है कि अगर कोई पार्टी उस राज्य में लोकसभा आम चुनाव में या विधानसभा चुनाव में वैलिड पोल्ड वोट का 8% प्राप्त कर लेता है तो वो राज्य स्तर की पार्टी का मान्यता प्राप्त कर लेगी। जैसा कि पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि जो भारतीय पार्टी है, ये जो भारतीय दल है, उसके बारे में इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स में BA पार्ट 2 में डिटेल से पढ़ना है, जहाँ हम राष्ट्रीय पार्टियां, राज्य स्तरीय पार्टियां और क्षेत्रीय पार्टियों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन समझने के लिए हमने यहाँ दो तरह की चीजें ली हैं भारतीय परिप्रेक्ष्य में, भारतीय दलीय प्रणाली के परिप्रेक्ष्य में, एक राज्य स्तरीय पार्टी और दूसरा राष्ट्रीय पार्टी। तो हम इस इंडियन पार्टी सिस्टम को या पार्टी सिस्टम को इंडियन पर्सपेक्टिव में समझने के लिए हम बिहार का उदाहरण लेंगे और वर्तमान केंद्रीय सरकार का उदाहरण लेंगे। तो अगर हम बिहार में राज्य स्तरीय पार्टी की चर्चा करें तो मुख्य रूप से 4 राज्य स्तरीय पार्टियां: जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। इन पार्टियों को अगर देखा जाए तो अभी वर्तमान में जनता दल यूनाइटेड बीजेपी के साथ मिलके बिहार सरकार और बिहार में राज्य स्तर की सरकार बना रखी है। तो ये एक गठबंधन की सरकार है जिसमें एक राष्ट्रीय पार्टी राज्य स्तरीय पार्टी के साथ सरकार साझे के साथ चला रही है। जबकि अगर हम केंद्रीय सत्ता की बात करें, केंद्रीय सरकार की बात करें, तो बीजेपी अकेले अपने दम पे 2014 चुनाव में भी सरकार बनाई, चुनाव के बाद भी सरकार बनाई और 2019 में चुनाव के बाद भी अकेले अपने दम पे, अपने बलबूते पे सरकार में है। लेकिन वो NDA 1 और NDA 2 की सरकार बोलती है, क्योंकि NDA 1 और NDA 2 इसलिए बोलते हैं कि इलेक्शन से पहले वो अलायंस के रूप में बहुत सारी पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव में उतरी थी, लेकिन अकेले ही अपने दम पे सरकार बनाने के लिए लायक है। उसी तरह NDA 2 में भी देखा जा सकता है। यहाँ आप समझना है इंडियन पर्सपेक्टिव में पार्टी सिस्टम को। तो हम हमेशा से बहुत बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि इंडियन पार्टी सिस्टम का जो 1952 प्रथम 30 वर्ष भारत की आज़ादी के प्रथम 30 वर्ष में जो पार्टी सिस्टम रहा है, जिसमें डोमिनेंस कांग्रेस का रहा है प्रथम 30 वर्षों तक, जबकि अन्य राष्ट्रीय पार्टियां रही थी, वही डोमिनेंस 2014 से 2024 तक देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ एक अकेले पार्टी बीजेपी केंद्रीय सत्ता में है। तो यहाँ 10 साल का दौर और वहाँ प्रथम 30 साल का जो दौर है कांग्रेस पार्टी का, वो दोनों को तुलना करके समझा जा सकता है कि ये जो दौर है वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम का है। अब बात आती है कि क्या राज्य स्तर पे भी ऐसी चीजें देखी जा सकती है? बिल्कुल देखी जा सकती है। जैसे अगर यूपी की बात की जाए तो यूपी में अकेले बीजेपी जो एक राष्ट्रीय पार्टी है प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में है। उसी तरह अगर हम बिहार में देखें तो बिहार में स्थिति
कुछ अलग है, क्योंकि यहाँ एक राष्ट्रीय पार्टी और दूसरा राज्य स्तर की पार्टी जदयू सत्ता साझे के साथ सरकार बना के कर रही है। लेकिन एक चीज बहुत जरूरी है समझना, अगर 2015 बिहार इलेक्शन की बात की जाए तो उस समय जो इलेक्शन हुआ था वो महागठबंधन जो ग्रैंड अलायंस थे, जिसमें जेडीयू, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और अन्य छोटी छोटी पार्टी एक साथ मिलकर महागठबंधन ग्रैंड अलायंस बना के बीजेपी को हराई थी और सत्ता में आई थी। लेकिन बाद में जदयू उस ग्रैंड अलायंस से बाहर आके बीजेपी के साथ सरकार चला रही है। यहाँ पे आप एक चीज समझिएगा, अगर हम केंद्रीय स्तर पे पार्टी सिस्टम को देखें तो दो चीज दिखी है, एक तो मल्टी पार्टी सिस्टम का लक्षण दिखा है और दूसरा लक्षण दिखा वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम का। अगर राज्य स्तर पे बात करें तो ये अलग अलग दिख सकता है। जैसे कि अगर बिहार राज्य में देखा जाए तो प्रारंभ के वर्षों में कांग्रेस अकेले अपने दम पे जो एक राष्ट्रीय पार्टी थी बिहार में सत्ता में डोमिनेंस बरकरार रखा था। लेकिन बाद के वर्षों में अगर जनता दल यूनाइटेड, जनता दल जो जनता दल है, राष्ट्रीय जनता दल जो श्री लालू प्रसाद जी की जो पार्टी है, उसके बाद का दौर देखा जाए तो जेडीयू या तो आरजेडी के साथ या तो बीजेपी के साथ मिल के ही सरकार चलाई है। तो यहाँ ये टू पार्टी सिस्टम या मल्टी पार्टी सिस्टम का लक्षण देखा जा सकता है। तो इस प्रकार हम एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि 1952 से लेके या प्रथम 30 वर्ष भारतीय राजनीति में जो पार्टी सिस्टम का जो प्रकृति रहा और अभी का जो 2014 से 2024 तक रहने वाला, उसमें दो चीज साफ दिखती है कि एक राष्ट्रीय पार्टी प्रथम 30 वर्ष 1947 से प्रथम 30 वर्ष तक राष्ट्र केंद्र की सत्ता में भी का वर्चस्व रखती है और ज्यादातर राज्यों में भी उनकी सरकार होती है। लेकिन अभी की स्थिति में 2014 से 24 तक बीजेपी की अगर देखी जाए तो केंद्र में 2 बार सत्ता में अकेले अपने दम पे आ चुकी है और बड़े राज्य जैसे यूपी में भी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रखी है, हरियाणा में भी बना रखी है, फिर उसके अलावा मध्य प्रदेश में भी, इसके अलावा बहुत सारे राज्य जहां बीजेपी रूल कर रही है। तो ये दो पर्सपेक्टिव, एक पर्सपेक्टिव नेशनल लेवल पे जो बीजेपी मैच कर रही है कांग्रेस के डोमिनेंट पार्टी के रूप में, रोल के रूप में, और दूसरा स्टेट लेवल पे। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो पार्टी सिस्टम जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पार्टी के बारे में पढ़े, पार्टी के फंक्शन कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़े और उसके बाद भारतीय परिप्रेक्ष्य में पार्टी को देखें और समझें कि ये केस स्टडी लिए हैं इंडियन पर्सपेक्टिव में, स्टेट लेवल पे भी और सेंटर लेवल पे कैसे पार्टी सिस्टम बिहेव करती है, कैसे वो उसका डोमिनेंट वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम से मल्टी पार्टी सिस्टम में बदलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।